नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। उनकी सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। तो उन सबको एक बार रिवाइज़ करने के लिए यहाँ एक छोटे रूप में उन सब का वर्णन देख लेते हैं कि उनमें क्या-क्या अंतर है एक बुलेट फॉर्म में। तो आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के समाज में क्या अंतर था। तो ऋग्वैदिक काल का समाज दोस्तों था जो सरल समाज था। उसमें कोई जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, वो ज़्यादा कठोर नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल का समाज आते-आते जटिल हो गया। यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गई। विभिन्न व्यवसाय के आधार पर विभिन्न प्रकार की जातियों का उदय होने लगा। छुआछूत जैसी कुछ विशेषताएं उत्तर वैदिक काल में हमको दिखाई देती हैं कि शूद्रों के साथ इस प्रकार के भेदभाव का व्यवहार होता था। ऋग्वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था दोस्तों अपेक्षाकृत लचीली थी, जो ही समाज के बारे में बताया गया। लचीली का मतलब ये कर्म और व्यवसाय आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आता है तो व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। ये जन्म आधारित हो गई दोस्तों, और वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता था, और शूद्र जो था उसकी स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक गिरावट आई उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, यानी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार था, बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं था, विधवा विवाह महिलाओं का होता था, और महिलाओं के विवाह में उनकी सहमति ली जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते-आते दोस्तों महिलाओं की स्थितियों में कुछ गिरावट आने लगी। जैसे इनके शिक्षा के अधिकार सीमित हो गए, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के इनके अधिकार सीमित हो गए, बाल विवाह का प्रारंभ हुआ, और कई धार्मिक ग्रंथों में कहा गया कि स्त्री जो है दुख का कारण है। क्योंकि इस समय भू स्वामित्व की अवधारणा आई, तो भू स्वामित्व की जब अवधारणा आई तो जो स्त्रियां थीं उनको भू संपत्ति से दूर रखने के लिए बाल विवाह, उनका जल्दी विवाह कर दिया जाता था और उनको शिक्षा के अवसर से वंचित कर दिया गया। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों सभा और समिति में महिलाओं की भागीदारी के संकेत मिलते हैं। अर्थात सभा और समिति जो थी उसमें महिलाएं भाग लेती थी, उनमें महिलाओं की हिस्सेदारी थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इनमें महिलाओं की भागीदारी सीमित हो गई। अर्थात इसमें कुछ महिलाएं ही, मतलब एक आध दो महिलाएं भाग लेती थी, नहीं तो इसमें महिलाओं को भाग लेने का अवसर कम हो गया। ऋग्वैदिक काल का समाज दोस्तों अधिक समानता, मतलब यहाँ पे समानता अधिक थी। यहाँ पे जो भेदभाव थे वो कम होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते सामाजिक भेदभाव बढ़ने लगा। ये भेदभाव व्यवसाय आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित, सभी आधार पर भेदभाव में वृद्धि होने लगी। और ऋग्वैदिक काल में दोस्तों आश्रम व्यवस्था का कोई स्पष्ट प्रमाण हमको नहीं मिलता है। पढ़ाई तब भी होती थी, गुरुकुल के माध्यम से होती थी, मौखिक पढ़ाई होती थी। शिक्षा व्यवस्था जो थी मौखिक ही थी उत्तर वैदिक काल में भी और ऋग्वैदिक काल में। लेकिन ऋग्वैदिक काल में हमको आश्रम व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का एक सुनियोजित विकास हो गया था उत्तर वैदिक काल आते आते। आश्रम व्यवस्था में क्या क्या है दोस्तों? चार आश्रम जो हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये सब हम लोगों ने दोस्तों पिछले वीडियो में पढ़ा था, यहाँ बस थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक की राजनीतिक व्यवस्था में क्या अंतर आया। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी और उत्तर वैदिक काल आते आते उसमें क्या परिवर्तन आया। तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों जनजातीय शासन या कबीलाई शासन था। अर्थात जो राजा होता था वो कबीले का प्रमुख होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते दोस्तों ये बड़े राज्यों के उदय की मतलब संकल्पना सामने आई। इस समय कई राज्यों का उदय हुआ। और ऋग्वैदिक काल में दोस्तों राजा की शक्ति सीमित थी। अर्थात राजा के ऊपर जो सभा और समिति थी उनका भी नियंत्रण होता था, उनका भी देख रेख होता था। और जो जनता होती थी वो राजा को किसी प्रकार का कर नहीं देती थी, वो अपने स्वेच्छा से एक प्रकार का उपहार देते थे जिसको बलि कहा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते दोस्तों राजा अधिक शक्तिशाली हो गया। जब राजा शक्तिशाली हो गया तो सभा और समिति का प्रभाव कम हो गया। और शक्तिशाली होने का क्या कारण था दोस्तों? कि ऋग्वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित थी, मतलब निर्वाह मूलक कृषि थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते अधिशेष, मतलब लोहे का ज्ञान हो गया उत्तर वैदिक काल के मनुष्यों को। तो लोहे के आविष्कार से कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हुई, जिससे अधिशेष हुआ। और उसके लिए राजा जो अपनी अस्थायी सेना रखने लगा, और राजा का जो मुख्य लक्ष्य हो गया वो अपने राज्य का विस्तार भी एक उसमें शामिल हो गया, राज्य की रक्षा के साथ साथ राज्य का विस्तार। और जब वो शक्तिशाली, जब वो एक अस्थायी सेना रखने लगा तो राजा की शक्ति में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। अर्थात जो उत्तर वैदिक काल का राजा था वो ऋग्वैदिक काल की राजा से अधिक शक्तिशाली था। यहाँ देखिए दोस्तों दिया गया कि सभा और समिति का प्रभाव अधिक था दोस्तों।
जो सभा थी वो आधुनिक काल के राज्यसभा की तरह हम लोग मान सकते हैं और समिति को लोकसभा की तरह मान सकते हैं। तो सभा में जो दोस्तों था वो प्रबुद्ध और वरिष्ठ व्यक्तियों का मतलब एक समूह था। लेकिन समिति में जो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भाग लेते थे और ये राजा के कार्यों पर मतलब निगरानी रखते थे, नियंत्रण रखते थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति में वृद्धि हुई तो सभा और समिति का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। और ऋग वैदिक काल में दोस्तों कोई व्यवस्थित कर व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे राजा अपनी प्रजा पे कोई कर नहीं लगाता था, अपनी जनता पे कोई कर नहीं लगाता था। जनता स्वेच्छा से उसे एक प्रकार का उपहार या कर देती थी, जिसको बलि कहा जाता था, बलि। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते एक व्यवस्थित कर व्यवस्था विकसित हो गई। राजा ने अपनी जनता पर जो वैश्य थे, इसमें एक वैश्य समुदाय ही कर देता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र में से सिर्फ वैश्य समुदाय कर देता था और एक व्यवस्थित कर व्यवस्था उत्तर वैदिक काल आते आते विकसित हो गई। अभी दोस्तों आप लोगों को बताया गया था कि ऋग वैदिक काल में कोई अस्थायी सेना नहीं थी। जब राजा को कोई युद्ध करना होता था तो वो लोगों के समूह को एकत्र कर लेता था और उसी के माध्यम से वो युद्ध करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते दोस्तों अस्थायी सेना का विकास प्रारंभ हो गया। अस्थायी सेना के विकास के दो तीन प्रमुख कारण थे। एक तो राजा का उद्देश्य अपने राज्य की सुरक्षा के साथ साथ राज्य का विस्तार हो गया दोस्तों। और दूसरा ये कारण था कि जब लोहे के उपयोग का उत्तर वैदिक काल के लोगों को पता चला तो इससे कृषि अवशेष में वृद्धि हुई। जब अवशेष में वृद्धि हुई तो राजा के लिए अस्थायी सेना रखना अपेक्षाकृत आसान हो गया। तो उत्तर वैदिक काल में अस्थायी सेना का विकास प्रारंभ हुआ, जबकि ऋग वैदिक काल में कोई अस्थायी सेना नहीं थी। ऋग वैदिक काल में जो दोस्तों कर बताया गया था एक बलि प्रमुख कारण था, लेकिन ये सभी के लिए मतलब जरूरी नहीं था देना, वो लोग स्वेच्छा से इसको राजा को देते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते एक नियमित राजस्व कर व्यवस्था का विकास हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के धार्मिक स्थितियों में क्या अंतर आया ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आते आते। तो ऋग वैदिक काल के जो मनुष्य थे दोस्तों पर मुख्यतः वो प्रकृति पूजा करते थे। वो प्रार्थना और प्रकृति पूजा पर विश्वास रखते थे। यज्ञ भी होता था इस टाइम, लेकिन यज्ञ एकदम सिंपल था, उसमें कर्मकांड रहित था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते दोस्तों कर्मकांड और यज्ञ प्रधान हो गए। पूजा पद्धतियां तब भी पर थी, लेकिन जो यहाँ का यज्ञ था वो कर्मकांड प्रधान हो गया। और ऋग वैदिक काल का जो यज्ञ था दोस्तों कर्मकांड प्रधान नहीं था, वो सरल था। तो मेन अंतर यह आया पूजा पद्धति में कि प्रकृति पूजक थे तथा जो इस समय का यज्ञ था ऋग वैदिक काल का वो कर्मकांड मुक्त था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो दोस्तों यज्ञ था ये प्रधान हो गया और कर्मकांड युक्त हो गया। ऋग वैदिक काल के दोस्तों जो प्रमुख देवता थे इंद्र थे, इनको पुरंदर कहा गया है वेदों में, पुरंदर। और इनका सर्वाधिक बार वर्णन मिलता है ऋग वैदिक काल में इंद्र देवता का, ये प्रमुख देवता थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते दोस्तों इंद्र का प्रभाव घट गया या इंद्र की जो पूजा थी वो कम होने लगी और तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात प्रजापति, विष्णु और रुद्र का महत्व बढ़ा। ये दोस्तों देखिए दिए गए ऋग वैदिक काल में जो यज्ञ थे दोस्तों सरल थे, कर्मकांड मुक्त थे, कर्मकांड यहाँ पे कम थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते दोस्तों यज्ञ जो विस्तृत थी वो जटिल विस्तृत हो गया तथा कर्मकांड युक्त हो गया। ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों का प्रभाव सीमित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ब्राह्मणों के प्रभाव में वृद्धि हुई, क्योंकि जब यज्ञ विस्तृत, जटिल और कर्मकांड युक्त हो गए तो ब्राह्मण लोग ही जो ज्ञानी लोग थे वही लोग इसकी विधियों से परिचित थे और वही लोग यज्ञ का संपादन करवाते थे। इसमें दोस्तों हमको दर्शन का प्रारंभिक रूप मिलता है ऋग वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों का विकास हुआ जिसमें दार्शनिक विकास को दिखाया गया है, अर्थात दार्शनिक विकास ऋग वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में बढ़ा। ऋग वैदिक काल में दोस्तों कर्म और मोक्ष की अवधारणा स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा का विकास हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थितियों में क्या अंतर आया। दोस्तों आप लोगों को बताया गया था पिछले वीडियो में कि जो ऋग वैदिक काल का समाज था वो पशुपालन प्रधान समाज था, अर्थात जो पशुपालन था उनका प्राथमिक पेशा था, कृषि द्वितीय पेशा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते दोस्तों कृषि प्रधान पेशा हो गया, प्राथमिक पेशा कृषि हो गया और पशुपालन जो हो द्वितीय पेशा हो गया। और दोस्तों ऋग वैदिक काल में गाय को मुख्य संपत्ति माना जाता था, अर्थात जिसके पास अधिक गायें होती थी उसको अधिक संपन्न माना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते दोस्तों भूमि मुख्य संपत्ति बन गई, अर्थात भू स्वामित्व की अवधारणा सामने आई। जिसके पास अधिक भूमि होती थी उसे अधिक संपन्न और अधिक शक्तिशाली माना जाता था। ऋग वैदिक काल में दोस्तों जौ प्रमुख फसल थी, जिसको जौ या यौ प्रमुख फसल थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते दोस्तों धान प्रमुख फसल हो गई, इसके साथ गेहूं और जौ आदि की भी खेती की जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में धान जो है दोस्तों वो प्रमुख फसल हो गई। अगला दोस्तों ऋग वैदिक काल के जो औजार थे मुख्यतः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का ज्ञान हो गया मनुष्यों को तो लोहे के औजार बनाए जाने लगे। लोहे के
कृषि यंत्र भी बनाए जाने लगे, जिससे कृषि की उत्पादकता में उत्तर वैदिक काल में वृद्धि हुई। और ऋग वैदिक काल में दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली प्रमुख थी। उत्तर वैदिक काल में भी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रमुख थी, लेकिन यहाँ पे कुछ धातु आधारित मूल्यों का भी, मुद्राएं जैसे निष्क हो गया, निष्क, इन सब का भी धीरे धीरे प्रचलन बढ़ रहा था। लेकिन इस समय भी वस्तु विनिमय प्रणाली ही व्यापार की प्रमुख मतलब प्रमाणित प्रणाली थी। ऋग वैदिक काल में दोस्तों जो कुटीर उद्योग थे वो प्रारंभिक अवस्था में थे, अर्थात इनका धीरे धीरे विकास हो रहा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इन उद्योगों का अपेक्षाकृत अधिक विकास हो गया, जिससे व्यवसाय आधारित विभिन्न जातियों का भी प्रादुर्भाव उत्तर वैदिक काल में हुआ, जो आगे चलकर एक व्यवसाय आधारित, आगे के काल में चलकर एक व्यवसाय आधारित जाति का रूप ले लेती है। ऋग वैदिक काल में दोस्तों कर व्यवस्था सरल थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अधिक संगठित और नियमित हो गई। अब आगे आगे देखिए दोस्तों, कुछ देखते हैं कि वहाँ जो राज्य थे उनको किस प्रकार, जैसे उत्तर वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में जो थे, जो मध्य का राज्य था उसको उसको राज्य कहा जाता था, तथा वहाँ का जो शासक था उसको राजा कहा जाता था। और दोस्तों ये क्या है, ये पूर्व है, पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये दक्षिण। दोस्तों इसमें जो मध्य देश था, मध्य देश को मतलब जो वहाँ का था उसको राज्य कहा जाता था, वहाँ की शासन व्यवस्था को राज्य कहा जाता था। और जो वहाँ के राजा को उपाधि दी जाती थी, जो वहाँ शासक था उसको राजा की उपाधि दी जाती थी। और दोस्तों जो पूर्व का क्षेत्र था, पूर्व का जो क्षेत्र था उसको साम्राज्य कहा जाता था, उसके शासन को साम्राज्य कहा जाता था, तथा वहाँ का जो राजा होता था, जो प्रमुख होता था, उसको सम्राट कहा जाता था। इसी प्रकार दोस्तों जो उत्तर का था, उत्तर का शासन उसको वैराज्य कहा जाता था, तथा वहाँ के जो शासक थे उसको विराट कहा जाता था। और पश्चिम में दोस्तों जो राज्य थे उसको स्वराज कहा जाता था, और वहाँ के शासक को स्वराट। इसी प्रकार दक्षिण में भोज और उसके शासक को भोज कहा जाता था। आइए एक एक करके ये दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जाता है मिलाने के लिए कि पूर्व में कौन था दोस्तों, साम्राज्य दे देगा वैराज्य स्वराट भोज, तो पूर्व में साम्राज्य था, उत्तर में वैराज्य था, पश्चिम में स्वराज, और दक्षिण में भोज, और मध्य में राज्य था। इनके राजा को क्या कहा जाता है, साम्राज्य का जो प्रमुख था उसको सम्राट, वैराज्य का जो प्रमुख था उसको विराट, स्वराज्य का जो प्रमुख था उसको स्वराट, और भोज का जो प्रमुख था उसको भोज, और राज्य का जो प्रमुख था उसको राजा कहा जाता था। आइए दोस्तों इनको आगे देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषताएं थी। ये देखिए दोस्तों दिया गया है, साम्राज्य क्या था, साम्राज्य दोस्तों कहाँ पे था, आप लोगों को भी बताया गया ऊपर। साम्राज्य जो था वो पूर्व में था, पूर्व क्षेत्र। देखिए दोस्तों साम्राज्य के बारे में दिया गया था, इसका अर्थ है कि बहुत बड़े क्षेत्र पर एक शक्तिशाली सम्राट का शासन। इस व्यवस्था में शासक को सम्राट कहा जाता है दोस्तों। सम्राट अन्य छोटे राजाओं पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करता था, अर्थात इसके अंदर कुछ छोटे छोटे राजा भी होते थे जिनके ऊपर इसका प्रभुत्व होता था। इसकी क्या विशेषता है दोस्तों, एक विशाल राज्य होता था, इसके अनेक अधीनस्थ राजा होते थे, इसके अधीन अनेक छोटे छोटे राजा होते थे। यह सबसे शक्तिशाली शासन व्यवस्था मानी जाती थी उस समय की। अश्वमेध जैसे यज्ञों के माध्यम से प्रभुत्व की स्थापना करता था। ये कहाँ था दोस्तों, ये पूर्वी क्षेत्र के भाग में था। अब भोज दोस्तों क्या है, इस व्यवस्था में शासक को भोज कहा जाता था, ये दक्षिणी भाग में था। ऐसे शासक का पद हमेशा पूर्णतः वंशानुगत नहीं होता था, कुछ विद्वानों के अनुसार उसे प्रमुख लोगों की स्वीकृति या चयन का समर्थन प्राप्त होता था। इसकी भोज की क्या विशेषताएं थी दोस्तों, शासक के अधिकार अपेक्षाकृत सीमित थे, जन या कुल के प्रमुखों का प्रभाव था, और शासन में सामूहिक तत्वों की भूमिका थी दोस्तों। ये दक्षिणी भाग में पाए जाते थे, दक्षिण के क्षेत्र में। स्वराज, स्वराज्य किस क्षेत्र में पाया जाता था दोस्तों, स्वराज्य जो था वो पश्चिम में पाया जाता था। इसका क्या मतलब है, स्वराज्य मतलब स्वयं का शासन। इस व्यवस्था में शासक को स्वराट कहा जाता था दोस्तों। राज्य बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र माना जाता था। इसकी क्या विशेषताएं थी, शासन जो था वो दोस्तों स्वतंत्र था, राजा को आंतरिक मामलों में पर्याप्त अधिकार था, किसी अन्य सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं होती थी उनको। आगे देखते हैं दोस्तों वैराज्य, वैराज्य कहाँ पाया जाता है दोस्तों, उत्तरी क्षेत्र में। तो यह सबसे रोचक शासन व्यवस्था मानी जाती है। वैराज्य का अर्थ है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी एक राजा का शासन न हो, अर्थात इसमें किसी एक राजा का शासन नहीं होता था, यह गणतंत्र या गण संघात्मक व्यवस्था के रूप में माना जाता था। कुछ इतिहासकार इसे गणतांत्रिक या गण संघात्मक व्यवस्था के रूप में मानते हैं। ये कहाँ पाया जाता था दोस्तों, ये उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी भाग में पाया जाता था। इसकी क्या विशेषता है दोस्तों, शासन में अनेक प्रमुख व्यक्तियों की भागीदारी होती थी,
निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे, एक व्यक्ति के बजाय इसमें समूह का प्रभाव होता था, लेकिन इसमें जो प्रमुख होता था उसको विराट कहते थे, विराट। अब आगे देखते हैं दोस्तों, राज्य। राज्य कहाँ पाया जाता था दोस्तों? मध्य भाग में पाया जाता था। यह सबसे सामान्य शासन व्यवस्था थी। इसमें शासक को राजा कहा जाता था। राजा अपने निश्चित क्षेत्र पर शासन करता था। इसकी क्या विशेषता है दोस्तों? यहाँ पे वंशानुगत राजतंत्र पाया जाता था, सीमित क्षेत्र था, राजा प्रशासन, न्याय और सेना का प्रमुख था। उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक प्रचलित व्यवस्था यही राज्य की थी। इसके प्रमुख को राजा कहा जाता था। तो दोस्तों जो मध्य भाग में था वो राजा था। पूर्व में जो था वो क्या था दोस्तों? वो साम्राज्य था, जिसके प्रमुख को सम्राट कहा जाता था। पश्चिम में क्या था दोस्तों? स्वराट था, जिसके प्रमुख को स्वराज्य था, जिसके प्रमुख को स्वराट कहा जाता था। उत्तर में दोस्तों वैराज्य था, जिसके प्रमुख को विराट कहा जाता था। और दक्षिण में भोज था, जिसके प्रमुख को भोज कहा जाता था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैदिक काल में दोस्तों हमको 3 ऋण की मतलब संकल्पना मिलती है, 3 ऋण का वर्णन मिलता है। तो देख लेते हैं तीनों ऋण ये कौन कौन से थे। तो भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार प्रत्येक मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋणों का अधिकारी माना जाता है। इन ऋणों का उद्देश्य व्यक्ति को समाज, ज्ञान और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराना है। तो तीनों ऋण कौन कौन से दोस्तों? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये तीनों ऋण है। तीनों ऋण के बारे में देख लेते हैं कि संक्षेप में किनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये क्या होते थे। तो देव जो होता दोस्तों, देव ऋण नंबर 1, देवताओं के प्रति हमारा ऋण होता था। ये कैसे चुकाया जाता था दोस्तों? तो देव ऋण को चुकाने का क्या क्या तरीका था? तो यज्ञ करना, पूजा पाठ उपासना करना, धार्मिक अनुष्ठान करना और प्रकृति की पूजा, प्रकृति का सम्मान करना। इसका दोस्तों देव ऋण के चुकाने का क्या उद्देश्य था, या देव ऋण की जो संकल्पना आई थी उसका क्या उद्देश्य था? कि देवताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करना। तो देव ऋण देवताओं के प्रति हमारा ऋण था। इसको यज्ञ करके, पूजा पाठ उपासना करके, धार्मिक अनुष्ठान करके और प्रकृति पूजा और प्रकृति का सम्मान करके इसको चुकाया जाता था। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों, ऋषि ऋण क्या है। ऋषि और गुरुओं के प्रति ऋण जो ऋण होता था उसको ऋषि ऋण कहते थे। इसको कैसे चुकाया जाता था दोस्तों ऋषि ऋण को? तो वेदों का अध्ययन करना अर्थात ज्ञान प्राप्त करके, आगे दिया है वेदों का अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा गुरु का सम्मान करना। इन सबके द्वारा जो था वो ऋषि का ऋण चुकाया जाता था। इसका क्या उद्देश्य था दोस्तों? ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाना। ये ऋषि ऋण का उद्देश्य था। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों, ये क्या है? पितृ ऋण दोस्तों। पितृ ऋण क्या है? माता पिता और पूर्वजों के प्रति अपना ऋण जो है उसको पितृ ऋण कहते थे। पितृ ऋण को कैसे चुकाया जाता था? तो संतान उत्पन्न कर वंश को आगे बढ़ाना, माता पिता की सेवा करना, श्राद्ध एवं तर्पण करना, परिवार का पालन पोषण करना। इन सबके द्वारा जो पितृ ऋण था वो चुकाया जाता था। ये पितृ ऋण की संकल्पना लाने का क्या उद्देश्य था? कि परिवार और वंश परंपरा को संरक्षण देना दोस्तों। तो जो जो तीनों ऋण थे इसके जो उद्देश्य थे, एक तो देवताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना, और दूसरा था जिस गुरु ने हमको शिक्षा दिया है, जिस ऋषि ने हमको शिक्षा दिया है उसके प्रति अपना कृतज्ञता प्रकट करना तथा ज्ञान जो उसने हमको दिया है उसको आगे बढ़ाना। और पितृ ऋण का क्या उद्देश्य था दोस्तों? कि अपने परिवार और वंश परंपरा का संरक्षण करना, उनका पालन पोषण करना। तो जो तीनों ऋण थे दोस्तों, जैसे ऊपर इसकी परिभाषा में बताया गया था कि जो तीनों ऋण थे उसका उद्देश्य था कि उसका उद्देश्य था व्यक्ति को समाज, ज्ञान और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराना। अर्थात देव ऋण से हमको जो अपने कर्तव्य देवताओं के प्रति थे उनका बोध करवाना, ऋषि ऋण से जो हमारा ज्ञान और गुरु के प्रति कर्तव्य था वो, और जो तीसरा पितृ ऋण है उसका अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उसका हमको बोध कराना, इसका उद्देश्य था। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं दोस्तों वेद कितने थे और उनको जो पढ़ने वाला पुरोहित था उसको क्या कहते थे और उनका क्या काम क्या होता था। तो दोस्तों जो वेद हैं वो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है, और जो ऋग्वेद का पुरोहित होता था दोस्तों उसको होत्र या होता कहा जाता था। ये भी जो क्वेश्चन है ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है कि ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, या ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है या इसको मैच करने के लिए आता है, या आप उद्गाता को मिलाइए उद्गाता किससे संबंधित था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसको एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद को जो पुरोहित था उसको होत्र या होता कहते थे। इनका जो प्रमुख कार्य होता था वो होता था कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण कर देवताओं का आह्वान करना, ये होता का काम होता था। और यजुर्वेद के जो प्रमुख पुरोहित थे उनको अर्धवर्यु कहा जाता था। इनका जो प्रमुख काम होता था यज्ञ के संपूर्ण विधि का संचालन करना और आहुति दिलवाना। सामवेद के जो दोस्तों पुरोहित थे उनको कहा जाता था उद्गाता। इनका काम क्या था कि सामवेद के मंत्रों का गायन करना। और अथर्ववेद के पुरोहित को दोस्तों ब्रह्म या ब्रह्मा कहा जाता था।
इनका प्रमुख काम क्या था कि पूरे यज्ञ की निगरानी करना, त्रुटियों को सुधारना तथा यज्ञ की शुद्धता को बनाए रखना। तो दोस्तों हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत कि ऋग्वेद को पुरोहित को होत्री या होता कहा जाता था, यजुर्वेद को अर्धवर्यु, सामवेद को उद्गाता और अथर्ववेद को ब्रह्मा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर जो सिंधु जो वैदिक सभ्यता थी उसके बारे में एक संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपकी जो वैदिक सभ्यता की समझ है वो बेहतर हुई होगी तथा आप वैदिक सभ्यता से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हल करने में आप सक्षम होंगे। अभी मैं अगले वीडियो में इस पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।